तो आज हमारे सामने है भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, लखा सिंह बनाम बलविंदर सिंह। जी हाँ, 27 सितंबर 2024 का ये फैसला है। और ये मामला जमीन की बिक्री के एक समझौते से जुड़ा है जो निचली अदालतों से होता हुआ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिल्कुल। तो मामला क्या था? एक कृषि भूमि के बिक्री समझौते, मतलब एग्रीमेंट टू सेल का ही ये। हाँ। वादी थे बलविंदर सिंह, जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनका कहना था कि भाई प्रतिवादी लखा सिंह ने उन्हें जमीन बेचने का वादा किया। 7 मई 2007 को एक समझौता हुआ बाकायदा, और 16 लाख रुपए बयाना भी दिया गया। 16 लाख काफी बड़ी रकम है बयाने के तौर पर। हाँ, और रजिस्ट्री की तारीख तय हुई 19 सितंबर 2008। लेकिन हुआ ये कि लखा सिंह रजिस्ट्री के लिए आए ही नहीं। अच्छा। तो वादी ने कोर्ट से कहा कि या तो जमीन दिलवाएं या फिर वो बयाना और हर्जाना मिलाकर 19 लाख रुपए दिलाएं। और दूसरी तरफ थे प्रतिवादी लखा सिंह। वो एक अनपढ़ किसान थे जी। उनका तो सीधा कहना था कि ये पूरा समझौता ही धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे? उनका आरोप था कि वादी जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर, जो कि एक कमीशन एजेंट थे जिनके पास लखा सिंह अपनी फसल वगैरह बेचते थे। अच्छा, जान पहचान थी मतलब। हाँ, तो उन्होंने मिलकर धोखे से खाली स्टैम्प पेपर पर उनका अंगूठा लगवा लिया। खाली स्टैम्प पर? जी। और बाद में उस पर ये बिक्री का समझौता तैयार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई बयाना, कोई 16 लाख रुपए नहीं मिले। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। अच्छा, फिर अदालतों में क्या हुआ? आपने कहा तीनों निचली अदालतों का फैसला एक जैसा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ट्रायल कोर्ट, फिर पहली अपीली अदालत और फिर हाई कोर्ट, तीनों ने माना कि ये असल में बिक्री का समझौता नहीं था। तो क्या था? उन्होंने इसे एक तरह का लोन लेन देन माना और आदेश दिया कि लखा सिंह वो 16 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटा दें। ओह, मतलब समझौता झूठा माना पर पैसे का लेन देन सच मान लिया। कुछ ऐसा ही। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे नजरिए को ही पलट दिया। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो निचली 3 अदालतों को नहीं देखा? ये थोड़ा अजीब है कि तीनों का नजरिया एक था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट अलग नतीजे पर पहुंचा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों के जो निष्कर्ष थे वो विकृत थे, मतलब परवर्स थे, सबूतों के हिसाब से सही नहीं थे। और उन्होंने बहुत जरूरी सबूतों को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, संदेहास्पद बातों पर गौर किया। जैसे कि पहली बात, समझौते का फॉर्मेट, जो अग्रीमेंट था वो 3 पन्नों का था, लेकिन लखा सिंह का अंगूठा सिर्फ आखिरी पन्ने पर था। सिर्फ आखिरी पर, पहले 2 पर नहीं? जी नहीं, ना अंगूठा न दस्तखत, और उन पहले 2 पन्नों के नीचे काफी खाली जगह भी थी। ओह, तो इससे तो लखा सिंह के आरोप को बल मिलता है कि खाली स्टाम्प पर अंगूठा लिया गया हो शायद। बिल्कुल, कोर्ट ने यही इशारा समझा। फिर दूसरी बात, वादी का खुद का आचरण, बलविंदर सिंह का। हाँ, जो पुलिस में थे। हाँ, उन्होंने खुद माना कि ये जो 16 लाख रुपए नकद उन्होंने दिए वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाए थे। अच्छा, 16 लाख कैश और आईटीआर में जिक्र नहीं। जी। और ना ही उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने डिपार्टमेंट से कोई अनुमति ली थी, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है। और ये रकम 16 लाख, उन्होंने माना कि ये पैसे उन्होंने किसी बैंक से नहीं निकाले तो थे। कहाँ से आए? कहा कि घर पर ही रखे थे। 16 लाख रुपए नकद घर पर एक पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये थोड़ा शक पैदा करता है। सही कहा। फिर जमीन की कीमत देखिए, समझौते में कीमत तय हुई थी करीब 5 लाख रुपए प्रति किल्ला। 5 लाख? हाँ, जबकि वादी ने खुद माना कि उस समय बाजार भाव करीब 9 से 10 लाख रुपए प्रति किल्ला था। मतलब आधी कीमत पर सौदा। ये क्यों? कोई वजह बताई? कोई तार्किक वजह सामने नहीं आई। इतनी कम कीमत पर जमीन बेचना तर्कसंगत नहीं लगा कोर्ट को। और लेन देन की शर्तें, उनमें कुछ अजीब था? हाँ, वो भी बहुत अटपटी थी। कुल कीमत थी करीब 19 लाख कुछ, उसमें से 16 लाख यानी लगभग 85% रकम बयाने में ही दे दी गई। 85% बयाना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और बाकी रकम के लिए रजिस्ट्री की तारीख रखी गई लगभग 16 महीने बाद। 16 महीने बाद सिर्फ 15% पेमेंट के लिए? जी। कोर्ट को ये अजीब लगा कि कोई इतनी बड़ी रकम 85% एडवांस देकर रजिस्ट्री के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करेगा, खासकर जब बाकी रकम इतनी कम हो। ये सामान्य प्रॉपर्टी डील्स में नहीं होता। हाँ, ये तो काफी असामान्य लग रहा है। अच्छा, वो कब्जे वाली बात क्या थी? एग्रीमेंट में कुछ लिखा था? एग्रीमेंट में तो लिखा था कि कब्जा दे दिया गया है, पोजेशन डिलीवर्ड। ओके। लेकिन गवाही में वादी ने खुद माना कि उन्हें कब्जा मिला ही नहीं था। ये क्या बात हुई? एग्रीमेंट में लिखा है दिया, पर असल में मिला नहीं,
ये तो सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल। एक और पॉइंट, वादी ने ऐसा कोई सबूत भी नहीं दिया कि उन्होंने रजिस्ट्री की तय तारीख से पहले लखा सिंह को बाकी पैसे देने की पेशकश की हो या उन्हें याद दिलाया हो। तो ये सारे बिंदु, स्टैम्प पेपर, वादी का आचरण, कीमत, पेमेंट शर्तें, कब्जा, ये सब मिलकर तो वाकई कहानी को बहुत संदिग्ध बना देते हैं। जी हाँ, इन्हीं सब कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि वादी की कहानी वो मनगढ़ंत लगती है, धोखाधड़ी वाली लगती है। तो लोन वाली थ्योरी क्यों नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने, जो निचली अदालतों ने मानी थी? कोर्ट ने इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखा। उन्हें लगा कि ये सारे तथ्य मिलकर एक वास्तविक लेन देन, चाहे वो बिक्री हो या लोन, उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि ये धोखाधड़ी की संभावना को ज्यादा पुख्ता कर रहे थे। निचली अदालतों ने शायद इन कड़ियों को ठीक से जोड़ा नहीं। समझ गया। तो निचोड़ ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया। और ये माना कि न तो ये बिक्री का सौदा साबित हुआ और ना ही वो 16 लाख रुपए का लेन देन भरोसे लायक लगा। मामला धोखाधड़ी का ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। और ये फैसला एक बहुत अहम बात दिखाता है कि अदालतों को सिर्फ दस्तावेजों के शब्दों पर ही नहीं जाना चाहिए। मामले की पूरी परिस्थितियां, पार्टियों का आचरण, लेन देन कितना तार्किक है, इन सब पर गहराई से सोचना पड़ता है। कई बार सच वो प्रत्यक्ष दिखने वाले तथ्यों के पीछे छिपा होता है। सही कहा। खासकर जब एक पक्ष, जैसे इस मामले में लखा सिंह थे, अनपढ़ या कमजोर स्थिति में हो। जी, तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि अदालतें ज्यादा सतर्क रहें। तो इसी के साथ आज की चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जब कानूनी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में एक पक्ष कमजोर या अशिक्षित हो, तो धोखाधड़ी को साबित करने की चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है और हमारा कानूनी सिस्टम ऐसे लोगों को और बेहतर सुरक्षा कैसे दे सकता है?